पेशेंट को बोलेंगे फल मत खाना, मीठे फल मत खाना। किडनी के पेशेंट को बोल देंगे नारियल पानी मत पी लेना, टमाटर मत खा लेना, पालक मत खा लेना। आप गौर करेंगे जिन जिन चीज़ों से जो जो बीमारियां ठीक होती हैं वो संभव उन्हीं चीज़ों को परहेज करने के लिए स्ट्रिक्टली वो डॉक्टर बोल देता है। और नतीजा क्या होता है कि वो पेशेंट की ज़िंदगी और बड़ा बना रहता है। डॉक्टर ये भूल जाता है, एक डॉक्टर को याद रखना चाहिए कि एक पेशेंट का काम तो डॉक्टर के बिना चल जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर का काम पेशेंट के बिना नहीं चलेगा। तो हम आज की पहली कड़ी में यानी कि 11 बजे तक ये समझाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि बीमार रहना, लगातार बीमार बने रहना कितना मुश्किल काम है। जो मुश्किल काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं और बीमार हैं और उनके पास दवाइयों की गोली है और उनका एक शेड्यूल है दवाइयों का, सुबह कौन सी दवाई लेनी है, दोपहर को कौन सी लेनी है, शाम को कौन सी लेना है, कब ब्लड शुगर चेक करना है, कब ब्लड प्रेशर चेक करना है, कब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है, उनके लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लगभग 1/3 पैसा उनका इसी में खर्च होता है ऑन एवरेज, अगर हम भारत की बात करें। और हर साल करीब 50 से 60 लाख लोग ऐसे होते हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज वो डॉक्टर की सारी बात मानते हुए वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक तरह की गुलामी है, जहाँ पे ये इकोनॉमिकल गुलामी तो है ही है, वेल्थ की गुलामी और हेल्थ की गुलामी, और साथ ही साथ हमारी जनरेशन भी ख़राब हो रही है। ऐसे लोग जो इस तरह से बीमार हैं और दवाइयों पे हैं, और वो जब बच्चे पैदा करेंगे तो उनके बच्चों में भी जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ अंश जाएगा। तो यानी कि एक नस्ल, एक जनरेशन ख़राब करने का एक जो षड्यंत्र चल रहा है, राइट, हमें इससे आज़ादी चाहिए। और वो बड़ा आसान है। आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे ऐसे ऐसे भयंकर बीमारियाँ, जो लोग लाइव सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए, कि ऐसे ऐसी बीमारियां जिनको आपको बोल दिया गया था ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पे अभी ऐसे पेशेंट्स आएंगे, हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक@होम के डाइटिशियंस आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे, और वो आपको दिखाएंगे कितनी आसानी से घर बैठे ही और घर के सामान से ही वो लोग न केवल ठीक हो गए हैं और ठीक होने के बाद अपनी कहानी बताने के लिए यहाँ पे हैं। और हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, आपको पता है 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती के दिन भी हमने कॉन्फ्रेंस किया था, और उससे पहले 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद जयंती के दिन भी हमने कॉन्फ्रेंस किया था। जब भी कॉन्फ्रेंस करते हैं हम, तो जितने भी मेडिकल फर्टर्निटी है, सो कॉल्ड मेडिकल फर्टर्निटी, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो, चाहे वो मेडिकल एसोसिएशंस हो, काउंसिल्स हो, इन सबको इन्वाइट करते हैं। वो इन्वाइट इसलिए करते हैं क्योंकि जो सबूत है वो हमारे सामने है, वो सबूत आके देखें। लेकिन आज़ादी से पहले करीब 2.5 लाख भारतीय जिन्होंने खाकी वर्दी में गुलाम बने और अंग्रेज़ों के अंडर रहते हुए भारत को गुलाम रहने के लिए उन्होंने काम किया। फ़र्क सिर्फ इतना हो गया, तब वो खाकी वर्दी था, खाकी वर्दी में काले अंग्रेज़ थे, अब वो काले अंग्रेज़ खाकी वर्दी छोड़ के सफ़ेद कोट पहन के बैठे हुए हैं। तो क्लियरली बात है कि जो चीज़ सत्य है वो सत्य है, और जो चीज़ झूठ है वो हज़ारों लोग अगर वो बोलेंगे भी, हज़ारों सफ़ेद कोट डॉक्टर बोलेंगे भी, सो कॉल्ड डॉक्टर्स, तब भी वो सत्य दिखने लगेगा, लेकिन सत्य बन नहीं जाएगा। तो ये हमारी जो मुहिम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो मुहिम छेड़ी थी आज़ादी की, वो पूरी तरह से तभी हासिल होगी जब हम आज़ाद होंगे इस तरह के चुंगल से, इस तरह के ट्रैप से। और वो आज़ाद होना आसान है। इसके लिए जितने भी लोग सुन रहे हैं अभी अलग अलग हमारे यूट्यूब सोशल मीडिया चैनल से, उन सभी के लिए कि आप सबको हथियार उठा, और सर के जो CM कोर्स है और न्यू थेरेपी कोर्स, इस तरह के कोर्सेज करके जो होम क्लिनिक है डॉक्टर BRC सर का, वो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन आर्मेनिया से ही रन कर रही हूँ। और अभी चूँकि यहाँ आना हुआ तो सर ने कहा जो आप फिर मेरे पेशेंट है, मेरे साथ ये लोग ऑनलाइन से ही जुड़े हुए थे तो लेके आई हूँ इनको। मैं चाहूँगी ये अपना खुद का जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा, जो ये सफ़र किए हैं, पहले ये आप सभी के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। उषा तनवर जी, आप बताइए पहले स्टार्ट। सभी को मेरा तो मुझे है ना कैंसर हुआ था और मुझे 25 रेडिएशन दी गई है और 5 कीमो और 3 ब्रैकीथेरेपी दी गई है। और जब मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने बाद हम देखते हैं पैटी स्कैन करा के क्या होता है। तो उसी बीच में मैं कंचन मैम से मिली
तो उन्होंने मुझे ऑनलाइन बताया, जैसे नीम खाना, खाना खाने से पहले सैलेड लेना और धूप लेना, थोड़ा घास पे चलना। तो मैंने धीरे धीरे सब कुछ किया, लेकिन मेरे से बिल्कुल भी चला नहीं जाता था। मेरे पैर इतने ज्वाइंट मेरे दर्द करते थे, इतना मुझे पेन होता था कि मुझसे चला भी नहीं जाता था। तो मैंने बेड पे बैठ के मैम ने मुझे योगा हल्की हल्की बताई, जैसे पढ़ना वगैरह सब कुछ कराया मुझे धीरे धीरे। और आज मैं सबके सामने खड़ी हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने ड्रिंक वगैरह सब कुछ मैंने फॉलो किया जो इनको डॉक्टर ने कहा था आपका ये थेरेपी के बाद आप जो ये ले रहे हैं कीमो, आपका ये कंटिन्यू चलेगा। लेकिन ये बहुत ही पस्त हो चुकी थी, बहुत ही लाचार हो चुकी थी, ना हाथ पाँव इनके बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। सडनली इनको पता चला तो फिर ये योग के माध्यम से जुड़ी मेरे साथ। और फिर जब हमने इनको डॉक्टर बियासी सर के प्रोटोकॉल और डीआईपी डाइट के बारे में बताया, जब ये सीरियसली, जैसे अभी सर ने कहा ना, बीमार रहना बहुत आसान है, बहुत ही आपको टफ होता है, लेकिन आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो बहुत आसान है। तो उसके लिए बस अपना डाइट, अपनी जीवन शैली और ये सारी चीजें प्रोटोकॉल के इसने अपनाया। तो आज देखिए, आज आपके सामने खड़ी है और जो ये कभी कुछ भी नहीं कर पाती थी, आज ये सारा कुछ खुद अकेले करती है। और इनको किसी तरीके की कोई कीमो की जरूरत नहीं पड़ी। और इनके फैमिली मेंबर ने इनको जबरदस्ती पेट स्कैन कराया जो बिल्कुल नॉर्मल आया। मेरा नॉर्मल आया, बिल्कुल नॉर्मल आया। 3 महीने बाद मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। 2 साल हो गए मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके साथ। मैं घर का पूरा काम करती हूँ, सब कुछ अच्छे से। और जो भी मुझे परेशानी होती है वो मैं कंचन मैम से पूछती हूँ। और आपका कंचन मैम, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और बीआरसी वही चीज जो रविराज ने बताया था, वो आप करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, वो किसी को बताएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो खैर, आगे की कड़ी के लिए हम ये स्टेज अपने क्लिनिशियंस, डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक के डाइटिशियंस के लिए छोड़ते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम दीपक कुमार है, जैसे सर ने बताया है। मैं बागपत का रहने वाला हूँ, बागपत में मेरा क्लिनिक है। ये पेशेंट है नीरज कुमार, डायबिटीज का पेशेंट है। इंसुलिन 70 यूनिट ले रहे थे और इतनी बुरी स्थिति में थे कि ये बोलते थे मुझे बार बार कि अब जीना नहीं है, कोई फायदा नहीं है जीने का। बार बार कहते थे मुझे जीना नहीं है, मुझे करना है सुसाइड वगैरह, मुझे करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि पैरों से इनका चला ही नहीं जाता था, लकड़ी ले ली थी हाथ में, उससे चलते थे। 24 घंटे बेड पे रहना है। इतनी बुरी स्थिति होने के बाद भी कोई आश्वासन नहीं था डॉक्टरों की तरफ से। सभी डॉक्टर बोलते थे पूरी जिंदगी आपको इंसुलिन लेना। लेकिन चमत्कार ऐसा हुआ कि आज ये बिना लकड़ी के खड़े हैं और पूरी तरह से पूरे सिम्टम इनके गायब हो चुके हैं। कुछ इंसुलिन अभी बची हुई है, 10 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं जहां 70 यूनिट इंसुलिन थी। वो सारे सिम्टम इनके गायब है। 8-7 किलो वजन इनका बढ़ चुका है पहले के मुकाबले। और मैं तो चाहता हूँ कि यही बताएं अपने बारे में कि क्या स्थिति हुई। सभी को नमस्ते। डॉक्टरों ने तो मुझे मना ही कर दिया था कि कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा। और मैंने बहुत हॉस्पिटल में भर्ती रहा। मैं 4 साल से 5 साल से तो मैं बहुत परेशान था। जीने को जीना ही नहीं कहते, वो ये जिंदगी हो गई थी। फिर जो एक डॉक्टर के यहाँ मेरठ में ही है, कैलाश हॉस्पिटल, उसके वहाँ मैं 10 दिन भर्ती रहा। उसने बोल दिया कि पैरों में मेरे से आग निकल रही थी। 24 घंटे में जो है ना बेड पे ही रहूंगा। और अब तो मुझे बहुत आराम है। मेरे अंकल लगते हैं ये। तो फिर मैं इनसे मिला, इन्होंने मुझे दिखाया जब मैं ऐसी स्थिति में हुआ। अब तो मैं काम भी करता हूँ। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि सारी जिंदगी इंसुलिन के ही प्रति रहना है। अब तो मैं 10 यूनिट लगाता हूँ बस।
सभी लोगों का अभिवादन। हमारा जो क्लिनिक है ये द्वारिका सेक्टर 14 में है, मैं वहाँ पे रन कर रहा हूँ। दरअसल मेरा जो बैकग्राउंड है वो एलोपैथी से रिलेटेड है। टोटल 24 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा। और अभी जब मैं जिस टाइम से इस फील्ड में आया हूँ, लगभग 2015 से, मैंने क्या देखा, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ बहुत ही कम समय में और नेचुरल तरीके से जो रिजल्ट आते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। बाकी चीज़ों में हमें देखने को मिलता था कि साइड इफ़ेक्ट बहुत आते थे, तो अभी यहाँ पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलते हैं, बल्कि पेशेंट काफ़ी शॉर्ट तरीके से ठीक होते हैं, बहुत ही कम समय में ठीक होते हैं। दरअसल लोगों को ये लगता है कि जो आयुर्वेद है इसमें बड़ा ज़्यादा समय लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अज्ञानता है जिसकी वजह से ज़्यादा समय लगता है। लेकिन ये जो सिस्टम मिला हम लोगों को पूरी तरह से नेचुरल है, और इसमें जो रिजल्ट आते हैं, जैसा कि हमारे जो सर बोलते हैं कि विद इन 3 डेज में आप डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं, यानी कि जो दवाइयाँ हैं इंसुलिन को बंद कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है। और ये ऑलरेडी प्रूफ हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट, हजारों पेशेंट ठीक हो चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, इन बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ ये सब चीज़ करने का एक ही मतलब है कि आप लोग भी इस चीज़ को अच्छे से समझें और आगे बढ़े। ये जो इवेंट वगैरह किया जा रहा है, हम तो जानते हैं कि हमारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, ये इसलिए भी किया जा रहा है कि जो फैमिली में विरोधाभास होता है कि आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं पता नहीं इससे ठीक होंगे भी कि नहीं होंगे। कई बार क्या होता है कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं पेशेंट को समझाता हूँ, पेशेंट ठीक से समझ भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर पे जाते हैं ऐसा लगता है कि कहीं बहुत बड़ा कुछ गुनाह करने जा रहे हैं ये सारी चीजें करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है, इस चीज को जितना ज्यादा आप लोग एक्सप्लेन कर सकते, जितना ज्यादा इसको फैलाया जा सकता है उतना ही फैलाने की अपने लेवल तक भी कोशिश कीजिए। ये तो हम लोगों की अपनी पूरी टीम मिलकर ये तो जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक लोग इस चीज को करें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपने पेशेंट से रिलेटेड। पेशेंट तो कई सारे और भी ठीक हो ही चुके हैं, ऑनलाइन भी ठीक हो रहे हैं। तो इनकी बात मैं बताना चाहूँगा, जब ये मेरे पास आए थे तो इनको बहुत ही सीवियर पेन होता था। ये हमारे पेशेंट हैं और मोहन सिंह नाम है इनका, 71 ईयर है ना आपका, 71 ईयर। और इनको इतना सीवियर पेन था उस टाइम पे कि ये 10 कदम भी नहीं चल पाते, बड़े मुश्किल, बैठ भी नहीं पाते थे। और उसके पहले इन्होंने हॉस्पिटल में भी दिखाया, और इनकी शायद हार्ट का भी कुछ सर्जरी हुआ था ना आपका, यस। उसके बाद क्या हुआ कि जब इनको हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे लगभग 10 से 12 दिन, 15 दिन, वहाँ पे दिल्ली में ही द्वारिका में कोई हॉस्पिटल है, आयुष्मान हॉस्पिटल। एडमिट होने के बाद भी इनका पेन ठीक नहीं हुआ। उसके बाद से फिर ये दूसरे हॉस्पिटल में गए, 10-12 दिन के बाद भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला, और इनको उस समय डायबिटीज का जो लेवल था वो लगभग 300-400 के नियर अबाउट चल रहा था। इंसुलिन उस टाइम पे इनको चल रही थी 14 यूनिट के नियर अबाउट, साथ में मेडिसिन भी थी। उस टाइम पे करीब 7-8 तरह की मेडिसिन भी, जो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो ये मेडिसिन भी चल रहे थे उस टाइम पे। अभी की सिचुएशन ये है कि जो इनको ट्रीटमेंट दिया गया है, नेचुरल ट्रीटमेंट, कंप्लीटली नेचुरल, उससे इनको रिस्पांस क्या मिला कि विद इन 3 डेज इनका जो पेन था वो लगभग नहीं के बराबर, लगभग होता ही नहीं था कभी भी। कभी अचानक हल्का फुल्का हो तो एक अलग बात है, जहाँ पे इतना सीवियर पेन हो रहा हो। लेकिन अभी इस समय की जो सिचुएशन है, ना ही ये कोई मेडिसिन ले रहे हैं, एक ही मेडिसिन चल रही है इनकी, इंसुलिन तो इनका बंद हो ही गया कम्प्लीटली, जो 14 यूनिट इनका चल रहा था। और इस समय एक डायबिटीज से रिलेटेड ग्लाइकोपैरामेट मेडिसिन चल रही है टैबलेट्स के रूप में। बाकी जितनी भी दवाइयाँ आप लोग देख रहे होंगे इसमें स्क्रीन पे, वो सारी दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। और इनकी जो थेरेपी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, DIP डाइट, 0 वोल्ट थेरेपी, ये जितनी भी थेरेपी है बहुत अच्छा वर्क करती हैं। आप कभी भी इसको यूज करके देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है इसका। तो मैं चाहता हूँ कि ये खुद थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि इनको क्या अनुभव हुआ, तो ये खुद ही अपने बारे में बताएंगे। प्लीज आप थोड़ा सा अपने फादर के बारे में बताएं। नमस्कार सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर पवन एंड BRC टीम। जब हमने इस थेरेपी को इस पे गए, हम इससे पहले से डॉक्टर साहब ने बताया था, हम द्वारका में हॉस्पिटल में एडमिट थे। फादर को 20 साल से पहले से भी ज़्यादा डायबिटीज़ का इशू था। सडनली पिछले 2-3 महीने से इनको पेट में दर्द शुरू हुआ काफ़ी। तो जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, डॉक्टर ने करवाया इनको, तो ऑलमोस्ट 13 दिन एडमिट रहे। उसके बाद काफ़ी सारा जो इन्होंने हिस्ट्री दी थी उसमें, उसके हिसाब से इनको
कुछ सिम्टम थे कैंसर के और काफ़ी पेन भी रहता था। उसके बाद हम जब वहाँ से निकल गए तो दूसरे हॉस्पिटल में गए वेंकटेश्वर में, एंड दे सेड फॉर ऑटोप्सी के लिए, बायोप्सी के लिए, सॉरी। बट उसी बीच में मेरी वाइफ ने डॉक्टर विष्णु का ये जो वीडियो चैनल देखते रहते हैं उसके थ्रू हम डॉक्टर साहब के पास पहुँचे। तो जब पहुँचे तो उसके बाद हमने इनसे इंसिस्ट किया, हम आपसे मिलना चाहते हैं, जबकि हमसे कह रहे थे कि मिलने की जरूरत नहीं है, आप फोन पे हमसे दे सकते हैं थेरेपीज। बट हम फिर रिक्वेस्ट करके इनके पास पहुँचे इनके क्लिनिक में और थोड़ा सा इनसे डिस्कस किया रिगार्डिंग कैसे होगा, क्या होगा। उस वक्त तक हम इतने श्योर नहीं थे कि इसमें कितना परसेंट और कितना टाइम लगता होगा इस रिजल्ट आने में। बट समाउ हम गए, विद इन वीक इनके पास पहुंच गए हम, और फिर हमने ये शुरू करना शुरू किया उसी दिन से। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि विद इन 3 डेज, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 डेज फादर का पेन ऑलमोस्ट चला गया। तो जब पेन, सबसे पहले जब पेन हमारा रिलीफ हो गया, उसके बाद से हमने ये थेरेपीज बिल्कुल 100% हम उसके ऊपर आ गए। अब जैसे कि बता रहे हैं 0 वोल्ट हो गया आपका, वाटर थेरेपी है और अपना जूसेस हैं, इसको रिगरसली हमने फॉलो करना शुरू किया। विद इन 1 मंथ अभी क्या है, हमारा शुगर है काफ़ी टैपर डाउन हो गया है। ऑलमोस्ट जो अब हमारा शुगर है 130 के आसपास आ रहा है मॉर्निंग का फास्टिंग। तो अब क्या है, जो गोली, सिर्फ एक गोली चल रही है, जैसे जो चल रही है वो भी टैपर डाउन शुरू हो गई है। तो मैं तो कहूँगा डेफिनेटली इसको हमको, जैसे कि हम खुद फील कर रहे हैं इस थेरेपी से हमको फ़ायदा मिल रहा है, तो हमको माउथ पब्लिसिटी इसकी करनी चाहिए, स्पेशली अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में। एंड दूसरी एक बात, डॉक्टर साहब और हमारे से पहले जो लोग आए उन्होंने बोला कि जो हर्डल है इसमें, हमारे रिलेटिव्स और कई बार फ्रेंड्स क्या होता है ना, उस चीज़ को बिलीव नहीं करते। तो एटलीस्ट जो लोग इसको कर रहे हैं वो उसको स्प्रेड जरूर करें और बताएं इसके फायदे। बिकॉज सबसे पहली बात तो जो उसमें लिखा हुआ है नीचे कि वी हैव टू rid ऑफ ऑल दीज मेडिसिन। एलोपैथी का जाल, जो ऐसा जाल है वो कभी आप निकल नहीं सकते उसमें, बिकॉज पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं डायबिटीज की दवाइयां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और आप जितनी भी पैथोलॉजी लैब्स देखो बढ़ती ही जा रही है। पिछले 20 साल में कितनी बढ़ गई है, तो इसका मतलब इसका खत्म होने का कोई तो मतलब बनता ही नहीं कभी। तो उसका सबसे बेस्ट भी ये नेचुरोपैथी, और नेचुरोपैथी जिस तरह से ये लोग करवा रहे हैं और हम कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, तो नेचुरली हम आगे ठीक हो सकते हैं और आगे कोई डिजीज भी नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। लीवर कैंसर। तो जैसा कि आपने देखा, आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है जब आप थेरेपी कर रहे थे, तो आप क्या अनुभव कर पा रहे थे उस टाइम पे? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थी तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। 500 साल तो उससे इतना फर्क पड़ गया, आपको तो चल नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं, ताकत नहीं थी बिल्कुल। तो उसमें फायदा ये हुआ है, सभी को आगे बताना चाहिए। आप लोगों के धन्यवाद, डॉक्टर साहब के धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये जो एक्सपीरियंस रहा है, और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो आजकल लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है ना, बहुत फास्ट ठीक हो रही है। कई बार होता है कि लीवर के बारे में हम लोगों को सस्पेंस होता है, नहीं यार लीवर ठीक होगा कि नहीं होगा, बट लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, बहुत फास्ट रिकवरी है। 2 से 3 दिन में उसकी रिकवरी, अगर सही तरीके से हम ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत फास्ट रिजल्ट है उसके। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विष्णु राय चौधरी सर को कि इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें मिला। नहीं तो ठीक नहीं होती, बीपी है ठीक नहीं होती, हार्ट है ठीक नहीं होता, कैंसर के पेशेंट को और 6-6 महीने बाद जाके डायग्नोस करना होता है, पेट स्कैन कराना होता है, और उसमें निकल के यही आना होता है कि दोबारा से इधर फैल गया उधर फैल गया। एक बार अगर किडनी फेलियर हो गया तो डायलिसिस ही कराना और अपने मौत का वेट करना है। यही सारी चीजें आपको समझा दी गई हैं। तो ये एक तरह की गुलामी है। गुलामी एक बड़े लेवल की हो गई। गुलामी के लिए आपको पकड़ के जंजीर में बांध देंगे, जेल में डाल देंगे तो ही गुलामी मानी जाएगी, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा ताना बाना बुन दिया, आपके दिमाग को ऐसा घुमा दिया कि मेंटल रूप से हम गुलाम बन गए हैं। तो उस गुलामी से आज़ादी के लिए आज का दिन हमने चुना है। और अभी की गुलामी की अगर बात करें, आज की बात करें, कल की बात करें, इस महीने की बात करें, पिछले हफ्ते की बात करें, अगर आप मीडिया देखते हैं, प्रोपेगेंडा मीडिया देखते हैं, तो जैसा कि मैंने इस साल के शुरू में आपको बता दिया था 1 जनवरी को कि नया साल आ गया है, तो इंतजार कीजिए, अभी कुछ दिनों में एक नया वायरस भी आने वाला है। वो वायरस का नाम आपको याद है, कुछ पता है भी? और जनरल मीडिया दिखा दी, नीपा, राइट? तो हर साल खांसी जुकाम बुखार का एक नया नाम हो जाता है, हर साल। इस साल नीपा के नाम से आ गया, पिछले साल वो HMPV, याद कीजिए इसी समय
राइट, उससे पिछले साल मंकी पॉक्स, उससे पिछले साल डेल्टा वेरिएंट या फिर अल्फा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, राइट। जिस तरह से गाड़ियों के नए नए मॉडल आते हैं, अलग अलग कंपनियां निकालती रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, थार आ गया, थार रॉक्स आ गया, रॉक्स 1 आ गया, होता ही है ना। उसी तरह से उसी तर्ज पे उसी मॉडल पे आप देख रहे हैं कि ये वेरिएंट आ गया, वो वेरिएंट आ गया, और प्रोपेगेंडा मीडिया कुछ इस तरह से दिखाती है, उनके पीछे ऐसा म्यूजिक होता है कि जिस तरह से आपको पता है, जब आप फिल्म देखने जाते हैं डरावनी मूवी, आपको पता है कि ये इसमें से कोई भूत निकल के मुझे खाएगा नहीं, लेकिन फिर भी दिल डर लगता है ना। तो फिर भी हमें घबराहट होती है जब इस तरह की मूवी देखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई झूठ अगर कई बार बोला जाए तो हमारा दिमाग नहीं, हमारा दिल उसे सच मानता है। इसी मॉडल पे टिका है ये खेल। ये खेल किस तरह खेला जाता है ये बताना जरूरी है, इससे पहले कि आज के टॉपिक पे आए, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। कि आप अगर पिछले 5-7 साल देखें, 8 साल देखें, 10 साल देखें, जहां तक आपकी याददाश्त जाती है, हर साल खांसी जुकाम बुखार का एक नया नाम आता है। तो ये पीछे कैसे होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेता हूँ, लॉजिक ऑफ नीपा टेस्ट। मान लीजिए एक शहर है, उस शहर में चोरी हो जाती है, और चोरी हो जाने के बाद कैसे पता चलेगा चोर कौन है। तो ऊपर से जो हेड ऑफिस है पुलिस का, वहां से गाइडलाइन आता है कि जब भी चोरी हो जाए, गाइडलाइन आ गया कि जिनकी मुझे ऐसी होंगी उन्होंने ही चुराया होगा इस साल में जब भी चोरी हो जाए, ये फोटो आपको लिख दिया, जाके देखो जो ऐसे मुझे वाले हैं उन सबको पकड़ के ले आओ, उन सबको क्वारंटाइन कर दो। तो होगा क्या कि शहर है, चोरी तो होगी, जिस तरह से खांसी जुकाम बुखार तो होगा ही, और जैसे ही होगा तो ढूंढना है किसने चोरी की है। और ढूंढने के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या है कि इस साल का डायग्नोस्टिक टेस्ट कि मूछे वाला हो, लंबी मूछे होनी चाहिए, इस तरह का आकार का होना चाहिए, वही होना हो चोर होगा। और उस शहर में जितने सारे मूछे वाले हैं उनको सबको क्वारंटाइन कर दिया, ठीक है ना, 21 दिन का क्वारंटाइन। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद वो जो चोर था वो शुद्ध हो गया, वो ठीक हो गया, और ठीक हो भी जाएगा, आगे मैं दिखाता हूँ कैसे। तो हर साल WHO से गाइडलाइन आता है कि इस साल हम एक टेस्ट करेंगे, उसे डेंगू बोल देंगे, अगले साल निपा, अगले साल कोरोना। ठीक उसी तरह जिस तरह से हेड ऑफिस से हर साल एक फोटो आ जाएगा कि इस साल चोरी होती है आपके शहर में, तो इस तरह के लोगों को पकड़ लेना जिनकी मुझे लगभग ऐसी हो, फिर उनको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन रख देना। क्या होगा क्वारंटाइन में रखने के बाद? ठीक हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर 21 दिन में इनमें से किसी को भी क्वारंटाइन में रख दिया और जेल के अंदर बंद कर दिया तो होगा क्या? 21 दिन बाद जब इनसे मिलेंगे, इन सब की शक्लें एक जैसी हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी एक जैसी, ना तो वो शेप कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, तो अब एक जैसे लग रहे हैं, वो ठीक हो गए। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि नीपा, कोरोना, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, मंकी पॉक्स, डेंगू, इबोला, HMPV, ये सारे एक जैसे हैं, अलग अलग है ही नहीं। कोई भी नाम दे दो, है तो खांसी जुकाम बुखार, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट। तो उसी तरह से, तो ये लॉजिक अगर आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा तो इसका साइंस थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसे कहते हैं बनाना टेस्ट। बनाना टेस्ट के लिए लेके आओ, बनाना टेस्ट लेके आ जाओ। ये केला टेस्ट है, इस केला टेस्ट से समझ आएगा कहाँ रखते हैं इसके। यहाँ पे एक वॉलंटियर भी आ जाए मेरे साथ, आप में से कौन आएगा? आप आएंगे? आइए। देखिए, ये मैंने छीला इसको, इसमें कितने चाकू हैं? 5। कौन से रंग के? है ना, पकड़ लो इन सबको। ये केले हैं आपके सामने, एक जादू करते हैं, इधर आ जाओ। इसको काट दिया हमने, काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसको इंजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब काट दिया और इन्हीं में से किसी एक चाकू से काटा, है ना। कौन से वाले चाकू से काटा सिर्फ इसको पता है, किसी को और नहीं पता, क्योंकि मैं तो पीछे मुड़ गया था। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं ये केला दिखा दूं और ये चारों चाकू दिखा दूं, 4-5 चाकू दिखा दूं, इनको एक बार धो भी दूं, फिर दिखा दूं, बताइए इनमें से कौन से वाले ने इस केले को काटा होगा? कैसे पता करेंगे? ये तभी पता कर सकते हैं जब आप मौजूद हो, तब जब ये काटा जा रहा था, जैसे कि मौजूद थे, इजंट इट? ये समझना होगा
ये तो क्लियर है कि इन्हीं में से किसी ने किसी चाकू का इस्तेमाल किया होगा इसको काटने के लिए, लेकिन इनमें से कौन से वाले चाकू का यूज किया होगा कुछ नहीं पता, है ना, क्योंकि काटते वक्त आप थे नहीं, काटने के बाद अपने का ये टुकड़े टुकड़े हो गए, चाकू भी पड़े हैं इतने सारे, हो सकता है इसी में से किसी से काटा हो, इतना ही ना। ये बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी कभी आपको खांसी जुकाम बुखार यानी कि फ्लू होता है, इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, तो हमारी बॉडी में इस चाकू की तरह बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया वायरस हैं जिनमें ये क्षमता है कि आपको खांसी जुकाम बुखार दे दे। अब जब आपको खांसी जुकाम बुखार हो ही गई तो अगर आप उस वक्त कोरोना का टेस्ट करेंगे तो कोरोना भी मिल जाएगा, अगर उस वक्त आप डेंगू का टेस्ट करेंगे डेंगू पॉजिटिव भी आ सकता है, उस वक्त ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करेंगे ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव भी आ जाएगा, उस वक्त अगर एचएमपीवी का टेस्ट करें वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, राइट, उस वक्त अगर एंसाइफिलिटिस का टेस्ट करें वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन WHO बोलता है कि इस साल जब भी किसी को खांसी जुकाम बुखार हो नीपा का टेस्ट कर देना। आप समझ रहे, ठीक है ना। तो अब सारे वायरस तो बॉडी में है ही, सारे बैक्टीरिया हैं, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ जिसको भी नीपा पॉजिटिव आया उसी को कोरोना का टेस्ट करा के देख लो, उसी को टीबी का टेस्ट करा के देख लो। हमने ये सारा कुछ करा के देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो नीपा के नाम पे आपने देखा, जो लोग देखते हैं प्रोपेगेंडा मीडिया आप में से, कि किस तरह के हड़कंप मच गई है। उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, लास्ट ईयर का पिछले साल का देखिए HMPV के खौफ से हड़कंप मच गई, तो HMPV वर्ड की जगह नीपा आ गया। वो थंबनेल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, पिछले साल वाला मैच कर लीजिए। स्पेशल टीम की गठन कर दी गई है, वो बिल्कुल थंबनेल वैसा ही है, हाई अलर्ट पे है मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, बिल्कुल वैसे ही थंबनेल है, बस HMPV वर्ड था, उससे पिछले साल कोरोना वर्ड था, अब वहां पे नीपा वर्ड आ गया। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस थंबनेल में वो नाम जो भी आया और WHO से वो नाम को डालने की जरूरत है। तो हमने ये सारा तो हमने पिछले साल जब इसी वक्त, याद कीजिए आप, पब्लिक की याददाश्त कमजोर होती है, HMPV का लॉकडाउन होने वाला है, इस तरह के मामला चल रहा था। कर्नाटक में केस पाया गया, गुजरात में 2 केस पाए गए, मुंबई में 3 पाए गए, है ना। जैसे कि मान लो कोई पता नहीं टेररिस्ट पाया गया हो अलग अलग प्रांतों में, ऐसा मामला हो रहा था। अखबार पिछले तब का आप देखेंगे, टीवी का अगर पुराने वीडियोस तो आपको दिख जाएंगे इसी समय का। तो हमने, हमारी टीम ने, डॉक्टर नमिता यहाँ बैठी है, इन्होंने ये HMPV का खेल को एक्सपोज करने के लिए हमने क्या किया, हमारे ही ऑफिस के जो अभी अब थे स्टेज पे, हमने सबका HMPV टेस्ट कर दिया। मैं अपना भी टेस्ट कर दिया, अपना तो मैंने 7 बार कराया, और कुछ कुत्तों का भी कर दिया, गली के कुत्ते, और 50 टेस्ट में से 7 HMPV पॉजिटिव निकल गए। और जब टेस्ट कराया हमने तो सारे कैमरे लगा दिए ताकि बाद में वो मुकर ना जाए लैब वाला कि भाई ये तो टेस्ट हुआ ही नहीं था। तो बोलने का मतलब ये है कि ये सारे टेस्ट इस तरह से बने हुए हैं कि एक ही इंसान को एक ही समय में एक ही वाला टेस्ट 10 बार करा देंगे तो एक बार पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे इस वक्त 300 लोग बैठे हैं हम लोग सब मिलके, तो 300 लोगों को अगर कोई भी नीपा का टेस्ट कराते तो 30 नीपा पॉजिटिव केस तो यही है, यानी कि पूरा का पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से यहीं पे है, राइट। तो कितनी विस्फोटक बात है। तो वो टेस्ट का खेल है ये। जब हमने 23 जनवरी 2025 सुभाष चंद्र बोस जयंती, आज ही के दिन हमने ये किताब रिलीज की, तो आप पाएंगे, पीछे जाके देखिएगा कि 24 जनवरी के बाद से HMPV का भूत पिछले साल पूरी तरह से प्रोपेगेंडा मीडिया से गायब हो गया। तो उससे 1 साल पहले जाइए, मंकी पॉक्स आ गया, स्कूल भी बंद कर दिए गए, टेस्टिंग चालू कर दिया गया, और लगभग इसी समय, और तब हमने मंकी पॉक्स को एक्सपोज करने के लिए फिर से वही काम किया। हमने मंकी पॉक्स का टेस्ट किट मंगवाया और उस टेस्ट किट से हमने मंकी पॉक्स के 25 टेस्ट कर दिए, फिर दोबारा 25 का दोबारा बैच, 25 का दोबारा बैच। हमने देखा कि अगर एक इंसान को 25 बार टेस्ट कर दिया जाए एक बार, तो मंकी पॉक्स पॉजिटिव आ ही जाएंगे। डॉक्टर नमिता का ब्लड सैंपल लिया था तो वो एक बार पॉजिटिव आ ही गई, कुछ लोग नहीं भी आए लेकिन कुछ लोग आ भी गए। तो वो सारे रिकॉर्ड्स, सारे सबूत हमने इस किताब में डाला, इस किताब को रिलीज किया। वो आप देखेंगे ऑनलाइन सारे स्टोर्स पे है।
और उसके बाद से मंकी पॉक्स का भूत जैसे ही एक्सपोज हुआ खत्म हो गया। तो मैं आपको श्योरली ये बता सकता हूँ, आज के इस कॉन्फ्रेंस में करीब इस वक्त 50 से अधिक लाइव जगह पे चल रहा है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में अभी लाइव चल रहा है, बाकी यहाँ पे कैमरा है। कल से आई एम श्योर नीपा का भूत प्रोपेगेंडा मीडिया की टीवी स्क्रीन से गायब होने वाला है। तो ये समझने वाली बात है कि जो तो मुद्दा है ही नहीं उसे मुद्दा बना देना और डरा देना। याद रखिएगा, जब आप डर जाते हैं तब आपको लूटना बहुत आसान हो जाता है, वेरी इजी, है ना। डर के दुबक के बैठ जाएंगे। एक डरे हुए इंसान से आप कुछ भी लिखवा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। एक डरा हुआ इंसान अपनी जान देने को भी तैयार हो जाता है। याद कीजिए, कोरोना पॉजिटिव आ गया, इस डर से वो हॉस्पिटल के छत से कूद के मर गया। याद आ रहा कुछ, है ना। तो आप अगर ढंग से डरा देंगे किसी को तो अपनी जान देने के लिए, माल देने के लिए, सब कुछ देने को इंसान तैयार हो ही जाता है। यहां तक कि अपने पेरेंट्स की लाश भी देने को तैयार हो जाता है ना। लाश भी हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए, अच्छी तरह डरा दो तो क्यों छोड़ के आ गए? कोरोना ना फैल जाए। क्या हम सब ने क्लास 8वीं पढ़ी है? हमने पढ़ी है क्लास 8वीं में, हमने सुना है, पढ़ा है उसमें कि डेड बॉडी कोई भी वायरस या बैक्टीरिया फैला नहीं सकता कभी, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस फैलाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, सांसें लेना पड़ेगा, और डेड बॉडी में तो सांस ले सकती है ना, बोल ही सकती ना खा सकती है। तो डेड बॉडी इज लाइक स्टोन, और स्टोन से कोई चीज फैलती नहीं है। इतनी छोटी सी बात है जो हमने बचपन में पढ़ा है, क्लास 8 के सिलेबस का पार्ट है, और उसके बाद भी इतना इंसान डर गया कि भूल गया कि प्रिंसिपल ऑफ ये बायोलॉजी है क्या, कोई चीज कैसे फैलती है। जरा सोच के देखिए, हमारे पूरे देश में किसी एक ने भी ये मुद्दे उठाए? हम तो तब से बोलते आए, हम या हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो तो बोलते हैं, हमको छोड़ दीजिए उसके अलावा, जबकि हम सबने पढ़ाई की, है ना। तो जो तो मुद्दा था ही नहीं कभी। कई बार लोग बोलते इतने लोग मरे कैसे? फिर मरा वही जो हॉस्पिटल गया, नहीं वो मरा ही नहीं। कोरोना काल को याद कीजिए, जितने लोग मरने वाले आपको याद आएंगे वो हॉस्पिटल गए, वहां पूरी तरह से तैयारी कर ली गई, सारा जहर था उनके पास, अभी भी है, नीपा के नाम से जो जाएगा, रेक्टोविर है, लेप्नोविर है, रेमडेसिविर है, याद कीजिए, बस पहुंचे तो सही, वो लगा देंगे, इंसान मर जाएगा, बोल देंगे नीपा से पहली मौत, ठीक है ना। तो नीपा का खौफ फैलाने में आपकी लाश भी काम आएगी, ये आज की सच्चाई है। और कोई बंद कमरे में नहीं बोल रहा हूं मैं, ये तो लाइव चल ही रहा है ना, और बाकी जो कैमरा है अपने सोशल मीडिया में आप चलाएंगे ही चलाएंगे, ठीक है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस भरोसे में हैं कि आपका हेल्थ का ध्यान कोई हेल्थ मिनिस्ट्री कर देगी, कोई मेडिकल का हॉस्पिटल करेगा, वो नहीं करने वाले, वो तो आप ही को करना है। तो क्या करना है आपको, वही आज हम बात करने वाले हैं, रियल मुद्दे पे बात करने वाले हैं। रियल मुद्दा आज का ये है कि आज के बच्चे सबसे ज्यादा बीमार हैं, इतने बीमार कभी नहीं थे जब हम बचपन में थे, इवन आज भी इतने बीमार नहीं है जितने आज के बच्चे भी बीमार हैं। आप इसके बाद जो लोग लाइव देख रहे हैं, इसके बाद आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, पब्लिक स्कूल में, आप पाएंगे हर 2 में से एक बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, दांतों की दिक्कत बच्चों को। हर तीसरा बच्चा चश्मा पहला बार नजर आएगा। हर चौथे बच्चे को डाइजेशन इशू है, सीरियस इशू। हर 10वां बच्चा ADHD का पेशेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है, जो कि स्कूल ही नहीं जा पाता, उनके लिए स्पेशल स्कूल होती है। हर 500 में से एक बच्चे को आज की टाइम पे सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी आगे मैं दिखाऊंगा। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब एक तरह से वो जिंदा तो है लेकिन बस जिंदा ही है। जैसे आप आराम से बैठे हुए ना, उनके पेरेंट्स को अगर बच्चे को बिठाना है तो एक रस्सी से बांधना पड़ता है, क्योंकि जब बैठते हैं तो बैठने के लिए भी इन मसल्स का सपोर्ट की जरूरत है, उनकी मसल सपोर्ट नहीं करती, बस मुश्किल से सांस ले पाते हैं, इतनी सपोर्ट करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी, राइट। हर 500 में से एक बच्चा, हर 1000 में से एक बच्चा डायबिटीज टाइप 1 का पेशेंट है आज की तारीख में। अब याद कीजिए, जो बीमारियों के नाम मैंने लिए, मेरे उम्र के लोग, 50 साल से ऊपर वाले लोग, याद कीजिए हमारे टाइम पे, हमारे स्कूल के टाइम पे कभी ऑटिज्म, ADHD ये सारे नाम सुने थे आपने? तो एकाएक कहां से आ गए ये नाम? अब किसी डॉक्टर से पूछे, बोले जेनेटिक है। अगर तो जेनेटिक है फिर तो हमारे पूर्वज को भी
इनमें से कोई ना कोई बीमारी होनी चाहिए। फिर तो 40 साल का भी कोई ऑटिज्म का पेशेंट होना चाहिए, जो 40 साल का है आदमी और ऑटिज्म का पेशेंट भी है। तो ऐसे लोग आपको एक भी नहीं मिलेंगे, नॉट अ सिंगल वन, क्योंकि उस वक्त ये सारी बीमारियां थी नहीं। अब कैसे आ गई, आज हम बात करेंगे कैसे आई और कैसे प्रिवेंट करें और कैसे ठीक करें। और जो बच्चे ठीक हुए हैं वो पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं, उनसे मिलाऊंगा मैं, राइट, तो वो भी हम देखेंगे। तो इसके लिए पहले समझना पड़ेगा आज इतनी बदतर हालत कैसे हुई हमारी, और उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आज भी हमारी दुनिया में 10% ऐसी आबादी है जो किसी तरह का कोई वैक्सीन कभी नहीं लगाती, 10%, राइट। कई सारे कारणों से वो वैक्सीन नहीं लगाती, चाहे वो रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं लगाती, चाहे वो यूं ही छूट गए तो नहीं लगाया, लेकिन नहीं लगाती। पूरी दुनिया में मैं बच्चों के ऊपर जो वैक्सीन लगते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जितने सारे बच्चे बचपन में लगते हैं ना, पोलियो के लगते हैं और टीबी के लगते हैं, जो हर तरह के जो वैक्सीन हैं, MMR वैक्सीन है, ये सारे वैक्सीन जो बचपन में शेड्यूल में जाके लगाते हैं ना, उनकी बात करते हैं। आज भी हमारे दुनिया में 10% लोग जिनको वैक्सीन कभी लगा नहीं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब भी कभी दुनिया में ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुए, ऑब्जर्वेशन स्टडी बिटवीन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन एंड अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, दो तरह के पॉपुलेशन होंगे ना, वैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको बचपन के सारे वैक्सीन लग गए, और अनवैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको कोई वैक्सीन नहीं लगा। अब इन दोनों की जिंदगी को अगले 20 साल तक नोटिस किया, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन स्टडी। और जब भी इस तरह के स्टडी हुए, वो स्टडी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखा गया, ये इस स्टडी के अनुसार कि जो वैक्सीनेटेड स्टडी बच्चे हैं उनमें 5 गुना ज्यादा बीमारियां होती हैं अनवैक्सीनेटेड बच्चों से, ज्यादा 5 गुना, 5 टाइम दे आर मोर सिक, राइट। और ऐसा एक स्टडी नहीं है, ऐसे हजारों स्टडी हैं। और ये देखा गया कि वैक्सीनेटेड बच्चों में डिप्थीरिया, टिटनेस, वूपिंग कॉफ वो 2 गुना ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई। और इसी तरह का ये आप देखेंगे न्यूजीलैंड स्टडी, जिसमें वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड बच्चों पे लॉन्ग टर्म स्टडी किया गया कई साल तक। तो ये देखा गया, चाहे वो अस्थमा हो, एक्जिमा हो, ईयर इन्फेक्शन हो, टॉन्सिल हो, अचानक मौत हो जाना हो, हाइपर एक्टिविटी हो, ये वैक्सीनेटेड बच्चों में कई गुना ज्यादा होता है कंपैरिजन टू जिन बच्चों ने कभी कोई वैक्सीन नहीं लगाया है। ये वैक्सीन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारी जड़ ही ये है, सारा कारण ही ये है। और इसी तरह के स्टडीज हैं, ये स्टडी है USA का स्टडी है, जनरल पॉपुलेशन वर्सेस जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई। जनरल पॉपुलेशन मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कोई ना कोई वैक्सीन लगाई है या सारी लगाई है। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं, ये आंकड़े अगर ध्यान से देखेंगे तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि वैक्सीनेटेड बच्चों में अस्थमा होता है ज्यादा, अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में अस्थमा नाम की चीज ही नहीं होती है। ठीक उसी तरह से बाकी सारी बीमारियां स्क्रीन पे लिखी आई गई हैं। ADHD कई गुना ज्यादा होता है, 10-15 गुना ज्यादा होता है वैक्सीनेटेड बच्चों में, यानी कि 1500% इन कंपैरिजन टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। तो इस तरह से अगर मैं स्टडी पे स्टडी दिखाता जाऊं तो वो लिस्ट बहुत लंबी है, 1-2 घंटे चाहिए। लेकिन एक स्टडी दिखाऊंगा, ये गवर्नमेंट ऑफ यूएस के गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जो स्टडी है, जो अभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं, hsgac.ca।